जब भी हम हॉस्पिटल को डिजाइन करते हैं या फिर डिजाइन करवाते हैं तो उसकी जो प्लानिंग है ना उसको बहुत ही कैजुअली ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों कैजुअली आपको नहीं लेना, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए और काफी सारी मिस्टेक्स भी होती है जो कि जनरल लोग हॉस्पिटल की प्लानिंग में कर लेते हैं। तो वो सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे और बहुत ही यूजफुल ये वीडियो होने वाली है और आपको काफी सारी अवेयरनेस मिलेगी कि हॉस्पिटल को प्लानिंग करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, जब भी हॉस्पिटल का लेआउट को हम प्लान करते हैं ना तो उसमें काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका इमरजेंसी रूम हो गए, इमेजिंग फैसिलिटी हो गई, ऑपरेटिंग रूम्स हो गए। तो उनको आपको किस तरीके से आपस में मैनेज करना है, कनेक्ट करना है और उनका जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से हो कि जो भी व्यक्ति जब वहां पर चीजों को यूज करे उस पर्टिकुलर स्पेस को तो उसे बहुत ज्यादा जो है वो एफर्ट लगा करके एक जगह से दूसरी जगह ना जाना पड़े। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी चीज, दो चीज आपस में कनेक्टिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इमरजेंसी रूम है या फिर आपका ओपीडी है, तो वो आपका बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर ना हो, बहुत ज्यादा दूर ना हो, तो वो कहीं ना कहीं एंट्रेंस के आसपास ही हो। तो किस स्पेस का क्या यूसेज है वो पहले आपको पता होना चाहिए ताकि आप इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए प्लानिंग कर सके। फिर इसी में हॉस्पिटल में काफी सारे कंप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि आपका एडीए स्टैंडर्ड्स हो गए, जिसमें कि काफी सारे फीचर्स जैसे कि आपका एंट्रेंस की जो एक्सेसिबिलिटी है वो कैसे रखनी है, रैम्प्स कैसे रखने हैं, कॉरिडोर कितने वाइड रखने हैं, पेशेंट के लिए एलिवेटर किस तरीके से होंगे, कहां पर आपकी स्टेयर्स आनी चाहिए, कहां पर जो आपके लिफ्ट आनी चाहिए। और इसमें ये भी होता है कि आपका लिफ्ट और जो स्टेयरकेस है वो एक साथ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब अगर आग लगती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि दोनों चीजें ब्लॉक हो जाती है। नंबर 2, बिल्डिंग कोड्स। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि बिल्डिंग्स को ना गवर्नमेंट ने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि हेल्थ केयर एक अलग सेगमेंट हो गया, नॉर्मल कॉमर्शियल एक अलग सेगमेंट हो गया, रेजिडेंशियल एक अलग हो गया। फिर उसमें भी एक हैजार्डियस बिल्डिंग होती है, जैसे कि ऐसे फैक्ट्रीज जहाँ पे कि बहुत ही ऐसे केमिकल्स वगैरह बनते हैं जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उसको पॉपुलेटेड जो एरिया होता है उससे आउटसाइड में जो है वो रखा जाता है। फिर इसके अलावा आपकी एजुकेशनल बिल्डिंग्स हो गई, जैसे कि आपके स्कूल्स हो गए या फिर कॉलेज हो गए। तो इस तरीके से आपका जो हॉस्पिटल है वो आपका हेल्थ केयर वाले सेगमेंट में आता है। तो उसको लेकर के कुछ लोकल कोड्स होते हैं, कुछ इंटरनेशनल कोड्स होते हैं। फिर इसके अलावा आपकी स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी का ध्यान रखा जाता है, फायर सेफ्टी हो गई, एक्सेसिबिलिटी हो गई। तो ये मल्टीपल चीज होती है, इसके ऊपर भी बहुत सारी लंबे लंबे बुक्स होते हैं जिसको कि रीड करके उन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए नॉर्म्स के हिसाब से चीजें बनाई जाती है। फिर हॉस्पिटल एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कि बहुत ज्यादा हाई रिस्क होता है इन्फेक्शन होने का, तो वहां पर ऐसे मटेरियल्स यूज करें जिसके ऊपर कोई भी फंगस वगैरह या फिर बैक्टीरिया वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप ना हो। फिर इसके अलावा वेंटिलेशन का आपको प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि एयर का सर्कुलेशन वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से हो सके। पॉइंट नंबर 3, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है जोनिंग, कि हॉस्पिटल में आपको जोनिंग करनी चाहिए और ये भी आपका 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। नंबर 1 पब्लिक, नंबर 2 सेमी पब्लिक, नंबर 3 प्राइवेट। तो पब्लिक में आपकी लॉबीज आ गई, कैफेटेरियाज आ गए, सेमी पब्लिक एरियाज में आपके पेशेंट वार्ड आ गए और प्राइवेट एरिया में आपके ऑपरेटिंग रूम्स आ गए, लेबोरेटरीज आ गई। और फिर इसके अलावा काफी सारे कंट्रोल्ड एरियाज होते हैं जहाँ पे कि काफी सारी सेंसिटिव चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि नियोनेटल यूनिट्स हो गए, साइकियाट्रिस्ट वार्ड हो गया, फार्मेसीज हो गई, जहाँ पे कि हर किसी व्यक्ति को एंट्रेंस आप नहीं दे सकते। फिर पॉइंट नंबर 4 में बात करते हैं जहाँ पे स्पेशल मेडिकल इक्विपमेंट की अगर रिक्वायरमेंट होती है या फिर आपके ऑपरेशन रूम्स हो गए, इमेजिंग रूम्स हो गए, लेबोरेटरीज हो गई, तो वहां पर किस तरीके का स्ट्रक्चर सपोर्ट आप रख सकते हैं, पावर सप्लाई आपको किस तरीके से रखनी है। फिर इसके अलावा आईटी नेटवर्क और सपोर्ट सिस्टम भी जो है आपको क्रिएट करना पड़ता है, जहाँ पे कि हेल्थ रिकॉर्ड हो गए, टेलीमेडिसिन हो गए, पेशेंट के मॉनिटरिंग सिस्टम्स हो गए, आपके मोबाइल हेल्थ एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस बारे में भी आपको जो प्लानिंग करते हुए चलना चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 5 में आपको LEED को इंप्लीमेंट करते हुए चलना चाहिए, BREEAM के सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स पे चलना चाहिए। और इसमें क्या है कि बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर काम कर रहा था, जैसे कि आपके HVAC सिस्टम्स आप यूज करते हैं तो वो आपकी एनर्जी एफिशिएंट हो, आपकी LED लाइट्स का यूज करें और आपके जो प्लम्बिंग फिक्सचर है वो भी इस तरीके से हो कि आपके पानी को वो सेव कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ऐसे एरियाज भी होते हैं जहाँ पे कि पानी की काफी ज्यादा किल्लत होती है। तो हॉस्पिटल में आपकी जो पानी है वो जैसे आपकी गंदी बेडशीट्स हो गई तो उसको क्लीनिंग करने के लिए काफी अच्छे तरीके से यूज कर रहा है, तो वहां पर हम किस तरीके से वाटर को ज्यादा से ज्यादा सेव कर सके, बिजली को ज्यादा सेव करें, इस चीज के बारे में हमें सोचते हुए चलना चाहिए। इसके बाद जैसा पेशेंट के रूम को डिजाइन कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि अगर वो प्राइवेट रूम है तो उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए, वहां पर एकॉस्टिक मटेरियल्स का यूज करा जाए, बाहर अगर मान लिया कोई शोर शराबा हो रहा है तो वो ज्यादा उसको जो परेशान ना करे, क्योंकि जितना कम साउंड पॉल्यूशन होगा तो उनकी जो रिकवरी है वो भी ज्यादा बेटर होगी। फिर ऑब्वियसली बात है कि प्राइवेट रूम डिजाइन कर रहे हैं तो जो भी वहां पर पेशेंट है तो उनकी फैमिली भी वहां पर जो है वो रुकेगी, तो उस तरीके से उन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको डिजाइन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो है पार्किंग। अब ऑब्वियसली बात है कि हॉस्पिटल तो वहाँ पे पेशेंट भी आएंगे, फिर विजिटर्स भी आएंगे, स्टाफ भी होंगे वहां पर, फिर उसके अलावा आपकी इमरजेंसी व्हीकल्स हो गए, तो इन सब चीजों के हिसाब से आपको पार्किंग को भी जो है डिजाइन वहां पर प्रॉपर करना चाहिए। अब जल्दी से हम हॉस्पिटल के कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पता नहीं होता है कि किस पार्ट का क्या काम है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ER यानी कि इमरजेंसी रूम के बारे में। तो इमरजेंसी रूम बेसिकली जो डिजाइन किया जाता है वो रैपिड रिस्पॉन्स के लिए डिजाइन करा जाता है। तो आपका जो ERS जो है वहां पे मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स होने चाहिए, जिससे कि आपका हर जगह से इसको कनेक्ट करा जा सके, जैसे
कि आपकी अगर मान लिया कोई दवाई ला रहा है तो भी वो प्रॉपर आपका इमरजेंसी रूम में जा सके, और अगर कोई व्यक्ति मान लिया बाहर से इमरजेंसी की स्थिति में आ रहा है तो वो भी जो है वो डायरेक्ट इमरजेंसी रूम में जो है वो तुरंत जो है वो जा सके। तो इमरजेंसी रूम की जो प्लानिंग है वो ऑलमोस्ट जो है वो इस तरीके से ही प्लान होनी चाहिए। फिर सेकंड हम बात करते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू के बारे में। अब इसमें आपको पता है कि आईसीयू रूम जो है जो डिजाइन करे जाते हैं वो बेसिकली आपका जो क्रिटिकल इल पेशेंट होते हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए डिजाइन करे जाते हैं। तो वहां पर जो इक्विपमेंट्स वगैरह लगेंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो वो काफी सारी मशीन्स वगैरह लगती हैं और पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। तो उसी तरीके से उसका स्पेस हो और कौन कौन सी मशीन्स वहां पर लगेंगी, कहाँ कहाँ पे लगेंगी, तो इसका भी जो प्लानिंग आपको पहले से ही करते हुए चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने मान लिया कि स्पेस आपने सिर्फ एक एलोकेट कर दिया फिर बाद में वो मशीन्स लगाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। फिर थर्ड नंबर पे आता है आपका पेशेंट रूम या फिर वार्ड। तो ये बेसिकली इस तरीके से डिजाइन करे जाते हैं कि आपका जो पेशेंट है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम कंफर्ट मिल सके, और इसमें भी आपका प्राइवेसी का ध्यान रखा जाना चाहिए, उसमें आपको नॉइस को कंट्रोल करना चाहिए और नेचुरल लाइट जितना ज्यादा है उतना ज्यादा बढ़िया। फिर फोर्थ नंबर में बात करते हैं लैबोरेटरीज के बारे में। तो ये बेसिकली लैब्स हो गई और इनको इस तरीके से डिजाइन करा जाना चाहिए कि जितने भी इक्विपमेंट वगैरह है वो इजिली आ सके, सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके। और लैब है तो वहाँ पे हजार्डस मटेरियल्स भी होते ही हैं, तो ये थोड़ा सा जो है वो आउटसाइड में होना चाहिए, और वहां से मतलब कोई हजार्डस मटेरियल है या फिर उसको ड्रेन आउट करना है तो वहां से कनेक्टिविटी जो है वो इजी हो कि जो भी आपका फालतू की चीजें उसको हम इजिली हम उसे फेंक सके और वो नॉर्मल जाके नाली में मिल जाए। फिर फिफ्थ नंबर में बात करते हैं फार्मेसी के बारे में। तो फार्मेसी का जो लोकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये अगर कोई व्यक्ति दवाइयां ला रहा है तो उसको बहुत ज्यादा दूर ना पड़े, और इस तरीके से हो कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से भी दवाई ले रहा है तो वो भी ले सके। तो कहीं ना कहीं जो अभी आपका हॉस्पिटल आप प्लान कर रहे हैं तो उसके फ्रंट की साइड में जो फार्मेसी की आइडियल कंडीशन बनी जाती है। फिर सिक्स नंबर में बात करते हैं डायग्नोसिस सेंटर्स के बारे में, जिसमें कि आपके एक्सरेज रूम आ गए, जहाँ पे कि आपका एमआरआईज हो गए, सीटी स्कैन्स हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गए। तो इसको थोड़ा सा यूनिक तरीके से हमें जो डिजाइन करा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी सारे इक्विपमेंट आते हैं और पेशेंट का एक्सपीरियंस भी काफी मैटर करता है। तो बेसिकली आपको पूछ लेना है कि क्या क्या चीजें जो है वहां पर आप जनरली करने वाले हैं, तो उसी के हिसाब से मशीन्स कितना कितना स्पेस लेती है, तो वो सब चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। और इसी के साथ में आपका एक डार्क रूम भी होना चाहिए, जहाँ पे ये सारी चीजों का जो एक स्टोरेज है वो स्टोरेज किया जा सके, तो वो रखने आपको बहुत ज्यादा दूर ना जाना पड़े, तो वहीं आसपास ही हो। तो ये आपको प्लानिंग में लेकर के चलना है। और सो हॉस्पिटल प्लानिंग के ऊपर हमने काफी सारी वीडियोस भी बना रखी है, तो उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। बहुत यूजफुल ये वीडियो है। और अगर हमारे हॉस्पिटल प्लान एक हम जो हमने प्लान बनाया था उसका भी अगर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर 7 नंबर में बात करते हैं सर्जिकल सूट्स के बारे में। तो ये जनरली जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं उससे बड़े रूम्स होते हैं, और ये जनरली हाईटेक हॉस्पिटल्स में जो है वो बनाए जाते हैं, जैसे कि रोबोटिक सर्जरीज वगैरह करानी है आपको, या फिर जो कुछ हाईटेक प्रोसीजर्स होते हैं तो उसके लिए जो जनरली सर्जिकल सूट्स क्रिएट करे जाते हैं। फिर 8th नंबर पे हम बात करते हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के बारे में। तो ये जनरली इस तरीके से डिजाइन करे जैसे कि फिजिकल थेरेपी हो गई, आपकी स्पीच थेरेपी हो गई, ऑक्यूपेशनल हो गए। तो ये जो सारे सपोर्ट है अगर प्रोवाइड करते हो तो कौन कौन से इक्विपमेंट आएंगे, तो वो सारे इक्विपमेंट आपको प्रॉपर प्लानिंग करते हुए इसको लेके चलना है। फिर 9th नंबर पे आ गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज, जिसमें कि आपके स्टाफ के ऑफिस हो गए, मीटिंग रूम्स हो गए, आपके रिकॉर्ड स्टोरेज एरियाज हो गए। तो ये सब चीजें आपको लेकर चलना चाहिए। फिर 10th नंबर पे आ गए आपके पब्लिक एरियाज, जिसमें कि आपके वेटिंग एरियाज हो गए, कैफेटेरियाज हो गए, जिसमें कि आपको फोकस करना चाहिए कि एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सके पेशेंट और विजिटर्स के लिए। और यहीं पर ही जो आपको एक ऐसा इंटीरियर्स करना है कि उनको थोड़ा सा अच्छा सा फील हो। यहाँ पर आप थोड़ा सा जो डे लाइट है उसको आप बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। सेंटर में आप कोर्टयार्ड दे सकते हैं, ग्रीनरी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, जिससे कि एक अच्छा एक हेल्दी एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सके। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में आता है तो उसका एक मन घबराया हुआ सा होता है, तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने से एक अच्छा सा फीलिंग जो आप उनको दे सकते हैं। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बताता हूँ जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। सबसे पहले सर्कुलेशन जो पाथ है उसको बहुत बेकार तरीके से प्लान आउट करते हैं। अब इसमें अगर आप ठीक तरीके से नहीं करते तो प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया सर्जरी हो रही है, जो सामान व्यक्ति लेकर के जा रहा है डॉक्टर या फिर डॉक्टर के साथ जो उनके कंपाउंडर है, और आपने ठीक तरीके से पाथवे नहीं प्लान कर रखा, तो जहां पर विजिटर्स है या फिर नॉर्मल व्यक्ति बैठे हुए तो वही आपका पाथवे है, तो उससे कि आपस में टकरा करके एक्सीडेंट होने का चांस जो है वो ज्यादा है, जिससे कि जर्म्स भी स्प्रेड होने के चांस जो है काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। फिर नंबर 2, अगर आपका स्पेस कम है तो आपको थोड़ा मल्टीपल तरीके से सोचना चाहिए, फ्लेक्सिबल आपको रूमों को रखना चाहिए कि अच्छा अगर इस टाइम पे ज्यादा भीड़ आती है तो हम इस रूम को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं और दूसरे टाइम पे हम इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी आप जो प्लान आउट कर सकते हैं। नंबर 3, पेशेंट की जो प्राइवेसी होती है उसको कई बार नजरअंदाज करना। तो ऐसे में क्या होता है कि जब उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा होता है और प्राइवेसी उनको प्रॉपर नहीं मिलती तो वो थोड़े से जो है वो एम्बैरेस हो सकते हैं, थोड़ा सा उनको अटपटा सा लग सकता है। तो जो भी पेशेंट है आपको पहले से पता चाहिए कि उनका आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करने वाले, तो उनकी प्राइवेसी का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।